चलो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे। चलिए टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऐड चल रहा था, इंट्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशंस देखे थे काफ़ी सारे। स्लैब रेट्स शुरू किए थे, अलग अलग टाइप की जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, AJP, इन सभी के लिए स्लैब रेट्स एप्लीकेबल थे। स्लैब रेट्स आपको याद होने चाहिए। और हमने देखा कि बेसिक एग्जेम्पशन का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ पर्टिकुलर इनकम, टोटल इनकम तक आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने होते। नॉर्मल स्लैब रेट क्या था, बेसिक एग्जेम्पशन कितना था ध्यान में? 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन। यही अगर सीनियर सिटीजन हो और इंडियन रेसिडेंट हो तो 3 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल स्लैब में 2.5 लाख से ऊपर जो अगला स्लैब था दैट वाज 2.5 लाख टू 5 लाख। उसमें टैक्स का रेट क्या था? 5%। 5 लाख से ऊपर इनकम जाए 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जाए तो 30%। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो स्लैब्स जो हैं वो एज वाइज हैं, और रेसिडेंट को ही एडिशनल एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन रहता है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो एज का क्राइटेरिया उसको कोई बेनिफिट नहीं देगा। फिर वो सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन, 2.5 लाख वाला जो बेसिक स्लैब होता है वही उसको मिलेगा। एटलीस्ट वो तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक स्लैब का बेनिफिट सबको मिलता है। जो हायर स्लैब है 3 लाख 5 लाख वाला एग्जेम्पशन का, उसका बेनिफिट एज वाइज रहता है, बट इंडियन रेसिडेंट्स को ही, ये आपको खास ध्यान रखना। अब रेट्स हम देख चुके हैं, कैलकुलेशन भी हमने देखा। आगे जो चीज़ें इसमें पेंडिंग थी ना वो ऐड कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू सरचार्ज। एक सरचार्ज वाला कंसेप्ट है, कंटेंट में आपको मिलेगा पेज नंबर 12 पे। सरचार्ज का सिंपल मतलब होता है एडिशनल चार्ज, एडिशनल टैक्स। अब देखो, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी और उसी बेसिस पे स्टोरी चल रही है। इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि देखो, आपकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकती है, बट वही टोटल इनकम अगर एक लिमिट से ऊपर जाएगी तो हम उसमें स्लैब रेट से एडिशन में एक्स्ट्रा टैक्स आपसे चार्ज करेंगे, दैट इज सरचार्ज। अब ये सरचार्ज जो है वो किस पे लगेगा और कितना लगेगा वो हमें रेंज देखनी है। इन्होंने बोला अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है एन्युअली अप टू 1 करोड़, तो आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसके ऊपर आपको 10% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो? 10% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप पहले मुझे कैलकुलेशन करके बता दो। टोटल इनकम हम अज्यूम कर रहे हैं 60 लाख रुपीज। सिंपल नंबर्स लेते हैं। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज का क्राइटेरिया दे रखा है, एज इज 40 ईयर्स। सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब 60 लाख के हिसाब से इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है जो हमने कल सीखा था स्लैब रेट में, उसके हिसाब से वो पहले गिन लेते हैं। तो देखो 0 to 2.5 लाख 0 टैक्स, 2.5 लाख to 5 लाख 5%, 12,500, 5 to 10 लाख 20%, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो ये तो फिक्स हो गया ना, इतना तो आने ही वाला। 10 लाख से ऊपर 60 लाख तक 30%, 50 लाख पे 30%, कितना हो गया? 15 लाख। 50 लाख पे 30%, 15 लाख। हाँ, इतना टैक्स देना पड़ता है, 15 लाख रुपए। तो ये टैक्स का नंबर है। अब इसको टोटल करेंगे। बोलो, अब मन करेगा इंडिया में रहने, ये देख के लगेगा बोले अपने को भी निकल जाना चाहिए। जब 50-60 लाख रुपए साल के कमा ही रहा हूँ और 16 लाख सरकार को ही देने हैं, तो इससे बेटर है कि दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग जो है वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, जो हाई नेटवर्क कैटेगरी के, क्योंकि ये महंगा लगता है उनको। वैसा है, नो डाउट बाकी कंट्रीज़ में भी टैक्सेस हैं हेवी, ऐसा नहीं है। US में और ये सब जगह पे भी काफ़ी टैक्सेस हैं, बट मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ में इनकम टैक्स नहीं है। तो
दुबई वन ऑफ दोज लोकेशंस, तो इस वजह से काफ़ी लोग शिफ्ट हो जाते हैं। बट अपने प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह रहने ही वाले हैं। ये जो कैलकुलेशन आया ना, अब इसके ऊपर बात होगी सरचार्ज की। रीज़न बीइंग आपकी टोटल इनकम जो है ना वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इन्होंने एक रेंज दे रखी है 50 लाख रुपीज़ से 1 करोड़। इसके बीच में अगर आपकी टोटल इनकम है तो जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आई ना, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, उस पर लगेगा सरचार्ज। और सरचार्ज का रेट है 10%। किसका 10%? टैक्स लायबिलिटी का 10%, इनकम का 10% नहीं। 60 लाख पे 10% नहीं गिनना है, ये जो टैक्स लायबिलिटी है ना इसका 10% गिनना है। और ये कितना हो जाएगा? 1,61,200, इसका 10%। समझ आया? दिस इज कॉल्ड एडिशनल टैक्स, ये और आपको पे करना पड़ेगा। अब इसको टोटल कर लो, कितना हो रहा है? 17,73,700। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। तो सरचार्ज का एप्लीकेशन कैसे होता है वो आपको यहाँ पे समझना है। मिस्टेक क्या हो जाती है पता है? लोग ना टोटल इनकम पे लगा देते हैं 10%, वो तो 6 लाख हो जाएगा। सेक्शन बोल रहा है सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड नॉट द टोटल इनकम। दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी, इस पे लगता है एडिशनल टैक्स। क्यों लग रहा है? बिकॉज आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, और कोई रीज़न नहीं है। इन्होंने बोला कि एक लिमिट से ऊपर कोई पैसे कमा रहा है तो जो स्लैब रेट है उतना तो उसको भरना ही है, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स भी उससे चार्ज करेंगे। जो जितना ज़्यादा कमाएगा उससे ज़्यादा उतना टैक्स लेना है। ये सिंपल कैलकुलेशन पे चल रहा है। अब इसमें ना रेंज बना दी इन्होंने, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज कितना है? 10%। अच्छा 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो नहीं लगेगा, लगने ही वाला है। उसकी रेंज यहाँ पे दे रखी है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़। अगर आप इसके बीच में अर्न कर रहे हो तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 15%। ये अपने आप में एक स्लैब रेट हो गया। 2 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो 5 करोड़ तक सरचार्ज 25%। और कहीं गलती से आपने 5 करोड़ से ऊपर कमा ली, देखो गलती ही है इतने पैसे कमाना, ये देख के तो ऐसा ही लगेगा। बात समझ आई? तो ये जो है एडिशनल टैक्स का जो रेट है वो चार्ज किया जा रहा है। जैसे यहाँ मैंने 10% की ना, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपकी अर्निंग एज एन इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। अब आप देख सकते हो कि टैक्स लायबिलिटी कितनी ज़्यादा हो जाती है। 60 लाख में 17-18 लाख रुपीज़ टैक्स पे करना, 30% हो ही रहा है ऑलमोस्ट। तो वो काफ़ी महंगा लगता है ऑब्वियसली। और ज़्यादा कमाओगे तो सरचार्ज करने लगेगा और ज़्यादा टैक्स जा रहा है आपके, तो ये काफ़ी हैवी चीज़ है। और सपोज आपकी इनकम जो है ना, चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं। टोटल इनकम ना 60 लाख के बदले कर दो 6 करोड़, इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी। एक बार गिन के देखो, 6 करोड़ की आपकी अगर टोटल इनकम है पूरे साल की, तो उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कितनी है? स्लैब रेट तो यही रहेगी, इसके हिसाब से पहले टैक्स लायबिलिटी गिनो, उसके ऊपर सरचार्ज प्लस करोगे तो पता चलेगा। स्टार्ट करो, देखो कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। बोलो कुछ सॉल्व हुआ? ये वाला 590 लाख या 5 करोड़ 90 लाख पे 30% कितना हो रहा है ये?
1,77,00,000. सही है ना? वैसे कॉमा लगाया करो तो मालूम पड़ेगा, कॉमा के बिना लगाओगे तो एग्जाम में मिस्टेक होगी, ऐसी मिस्टेक में मार्क्स चले जाए तो सही नहीं है। हाँ 3 ही लगते हैं वैसे। 1,77,00,000। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। अब क्योंकि आप 5 करोड़ रुपए से भी ऊपर कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके रेंज के हिसाब से सरचार्ज कितने रेट पे लगेगा? 37% ऑफ दिस। कितना हो रहा है देखो? 65,90,625। 2,44,000. इतना बड़ा अमाउंट आ गया, कॉल करोगे तो शायद नंबर भी लग जाएगा। ठीक है, 2,44,03,125 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी। राउंडिंग ऑफ होगा इन मल्टीपल ऑफ ₹10। ठीक है, 5 रुपये और देने पड़ेंगे, 125 के बदले 130 हो जाएगा वैसा। चलो राउंडिंग ऑफ ऐसे लास्ट में होता है, अभी उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे क्या 5 रुपये डिस्काउंट मांग लेंगे कम। ठीक है, पॉइंट देखो, 6 करोड़ की आपकी इनकम में से लगभग 2.5 करोड़ तो चले गए। रेशियो देखो कितना हो रहा है, 40% से ऊपर जा रहा है। अब मन करेगा आपका इतना पैसा कमाने का, क्या सरकार को देना है तो मैं क्यों कमा रहा हूँ? 2.5 करोड़ रुपए पूरे साल के सरकार के लिए कमा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में क्या बच रहा है? तो ऑब्वियसली जो इनकम है अगर इस रेंज में है तो जो इनके रेट दे रखे हैं उस हिसाब से आपको इस लिमिट तक जाना ही पड़ेगा, वैसे उतना पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि सरचार्ज को गिनना कैसे है वो आपको यहाँ से पहले रिलेट करना है, बाकी चीज़ें हम बाद में इसमें और एड ऑन करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, समझ आ गई? स्लैब याद रखना पड़ेगा, सरचार्ज का स्लैब। सरचार्ज का स्लैब है 0 to 50 लाख, नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 CR 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक कितना था? 15%। 2 से लेके 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से ऊपर 37। ये एग्जैक्ट 2 करोड़ एग्जैक्ट 5 करोड़ हो तो कहाँ जाएगा वो बोला है क्या? वो पहले क्लियर कर लो। लैंग्वेज क्या लिखी है देखो जरा। सरचार्ज है 10% ऑन इनकम टैक्स इफ इनकम एक्सीड्स ₹50 lakhs बट डज नॉट एक्सीड ₹1 crore। तो एग्जैक्ट 1 करोड़ पे क्या लगेगा? 10% या 15%? 10। डज नॉट एक्सीड बोला है। 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ना बढ़े तब तक 10%। तो एग्जैक्ट 1 करोड़ पे 10%। अच्छा एग्जैक्ट 2 करोड़ पे? 25%। हाँ अप टू बोला मतलब अप टू 2 करोड़ वाला 2 करोड़ तक कितना लगेगा? 15%। 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 25 होगा ना? नहीं ऐसा कहाँ? स्लैब रेट नहीं, कहाँ पड़ रहा है? वहाँ तो लिखा ही है 5 लाख 1 रुपये। देखो एग्जैक्ट 5 लाख पे तो 5% ही है, सेम ही। ठीक है, और 5 करोड़ तक एग्जैक्ट 5 करोड़ पे भी 25%। 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37%। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये आपको सरचार्ज के रेट्स दे दिए। अब इसके बेसिस पे ही एक टॉपिक है आगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। बहुत मस्त कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ। पूरा कैलकुलेशन एकदम लॉजिकल है। ठीक है, टॉपिक का नाम है मार्जिनल रिलीफ। अब इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप कैलकुलेट करो। टोटल इनकम अज्यूम कर रहे हैं 51 लाख शगुन का। एज है असेसी की 35 ईयर्स, रेसिडेंट है और इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें डेटा दे रखा है। आप इसकी मुझे टोटल इनकम के टोटल इनकम के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी गिन के बता दो बिफोर सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा इसमें? पहले तो वो क्वेश्चन है, लगेगा। 50 लाख से ऊपर इनकम जाते ही सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज के पहले जो स्लैब रेट लगता है उसके हिसाब से इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है वो गिन के बता दो।
टाइम मत वेस्ट करना, बहुत कुछ लिखना है। हो गया, बेस्ट। हाँ बताओ क्या आ रहा है टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी? 30 लाख 13,42,500। बाकी सबका आया कैलकुलेशन वहाँ तक? देखो सेम कैलकुलेशन है जो अभी कर रहे थे, आना चाहिए। इतने सम्स कर रहे, लास्ट टाइम भी आपको 6-7 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कराए थे। 0, 2.5 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 लाख पे 20%। थोड़ा ध्यान देना, बातें नहीं। 10 लाख से 51 लाख तक ये कितना गैप है? 41 लाख का। 41 लाख के गैप पे 30%, तो वो कितना हो रहा है? 12,30,000 ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसको सबको प्लस कर दो, 13, 42, 500। समझ आया? ये आ रहा है। अब यहाँ तक आने के बाद पॉइंट ये है कि सरचार्ज लग जाता है। यहाँ से स्टोरी चेंज होती है। मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज आर कनेक्टेड टॉपिक्स। सरचार्ज की जो बात हो रही है, अगर सरचार्ज लग रहा है तो ही मार्जिनल रिलीफ का कोई सेंस बनता है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। तो भी आपको बात रिलेट हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सरचार्ज का रेट आपको पता चली जाए, रेंज देख के 10% लगेगा। 10% किस पे? इसी पे कैलकुलेट होगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी थी 1,34,250, आ गया सरचार्ज, फिर जो अमाउंट बना वो। क्लियर? अब बात समझो सरचार्ज का कंसेप्ट अब क्या है और मार्जिनल रिलीफ कैसे इससे रिलेट होता है वो देखते हैं। देखो पॉइंट ये है कि जो ये सरचार्ज अप्लाई हुआ वो पता है क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर गई। तो 50 लाख इज अ चेक पॉइंट, मैं उसको नाम देता हूँ चेक पॉइंट। 50 लाख इज अ चेक पॉइंट जहाँ पे सरचार्ज नहीं लगता है, सही? एग्जैक्ट 50 लाख पे जीरो सरचार्ज। बट जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है सरचार्ज आ जाता है। अप टू 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज आपको देना ही है। तो अगर पॉइंट ये है कि अगर आपने 51 लाख रुपीज़ के बदले एग्जैक्ट 50 लाख कमाए होते, हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले रहे हैं, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होती? ये क्वेश्चन है। सरचार्ज नहीं होता, टैक्स लायबिलिटी तो होती। तो स्लैब तो ये लगने वाला था 0, 12,500, 1 लाख, और यहाँ पे होता 10 लाख से लेके 50 लाख तक, मतलब 40 लाख का 30% मतलब 12 लाख। सही? तो ये कितना हो गया? 13,12,500। बोलो बात समझ आ रही? और यहाँ पे जो है इसका टोटल एक बार बताइए क्या होगा? 14,76,000 से। बोलो बात ठीक है। पॉइंट ये है कि यहाँ से ये जो आपका अमाउंट था, टोटल इनकम थी 51 लाख, उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 14,76,500। और अगर आपने 1 लाख रुपए कम कमाया होता, 50 लाख पे रुक जाते, 1 लाख रुपए और नहीं कमाया होता, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती? 13,12,500। अब सवाल ये है कि अगर मैं कोई भी XYZ अमाउंट कमा रहा हूँ एज एन इनकम, तो उस पर मैं कितना टैक्स भरूंगा? उसके परसेंटेज में जितना कमाया उससे ज़्यादा भरूँ? ऐसा हो सकता है? 5 लाख रुपए कमाए और टैक्स आ गया 8 लाख रुपए। बोले सर ये कौन सा हिसाब चल रहा है? 5 लाख रुपए कमाए और 8 लाख रुपए टैक्स आ गया, ऊपर के 3 लाख कहाँ से लाऊं? ज़मीन बेच के लाऊं या उधार लेके लाऊं? कहाँ से भरूं? तो वो तो लॉजिक ही गलत हो गया। तो अगर 5 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है या 10 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है, तो कोई बोलेगा भाई कितना टैक्स दोगे? तो आप बोलोगे सर 10% दे दें। रैंडमली पूछ लिया मैं बोला 10% तो बहुत कम है, इतने में सरकार कैसे चलेगी? तो बोले सर 20% ले लो। बोले नहीं ये भी कम, 25 ले लो, 30 ले लो, एक लिमिट तो होगी ना। मैंने बोला पूरा 100% दे दो। और भी किसी का बाकी तो साइलेंट कर लो पहले। हाँ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कितना टैक्स दोगे? तो आपने बोला 30% दे देंगे और कितना देंगे? इसके बाद सरकार और पैसे मांग रही है। हाँ ठीक है, अच्छे पॉइंट के बीच में कॉल आ गया। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो पॉइंट ये है कि भाई आपकी जो इनकम है 10 लाख रुपए आपने कमाई, सरकार ने बोला भाई कितना परसेंट टैक्स पे करोगे? आपने बोला 30%, गवर्नमेंट बोल रही है अभी भी कम है, अब कोई आपसे और ज़्यादा टैक्स मांग रहा है, भाई 40% ले लो, 50% ले लो, किसी ने गन पॉइंट पे आपसे पैसे मांग लिए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दोगे जान बचाने के लिए? भाई पूरे 10 लाख रुपये ले जाए, और तो क्या गोली मत मार देना, ठीक है? पैसे और जान रही तो कमा लेंगे, पूरे ले जा। सामने वाला बोल रहा है नहीं 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख नहीं 15 लाख लूँगा,
कमाए ही 10 लाख है, टैक्स कितना लूँगा 15 लाख। आप क्या बोलोगे, भाई तू गोली मार दे, ऐसे ही जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, कमाऊँ 10 लाख चुकाऊँ 15 लाख, बाकी कहाँ से लाऊंगा। पॉइंट ये है सिंपल सा कि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा समराइज करते हैं सर, नंबर हटा देता हूँ। टोटल इनकम 51 लाख रुपीज़, उस पर टैक्स लायबिलिटी 14,76,750। अगर 1 लाख रुपए कम कमाए होते तो टैक्स लायबिलिटी में फर्क पड़ जाता। आप देखें तो कितनी बचत हो जाती, इसका डिफरेंस निकाल कोई माइनस करके देखो कितना हो रहा है। 1,64,250। अब मेरा पॉइंट समझना, यहाँ से मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आएगा। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया ना, बेस इसको बना लो, 50 लाख से ऊपर कितना कमाया 1 लाख रुपीज़, टैक्स कितना देना पड़ा ज़्यादा 164,250। गलत नहीं है, जितना कमाया उससे ज़्यादा टैक्स नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो अब आपने सरकार को बोला कि सर ये तो गलत ही हो रहा है भाई, हमने कमाए ही 1 लाख रुपए सरप्लस है तो 1 लाख हमने कमाए ही 1 लाख रुपए हैं तो उसके सामने 1,64,250 कैसे पे करते? जेब से थोड़ी ना एक्स्ट्रा पैसे डाल के पे करेंगे। तो कुछ रीजनेबल कर दो, कुछ रिलीफ दे दो, ठीक है, टर्म वहाँ से है मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, आपने कितने पैसे सरप्लस कमाए 1 लाख, सरप्लस मतलब इसके रेफरेंस में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी हमने कितनी लगा दी, कितनी एक्स्ट्रा, कितना हम मांग रहे हैं आपसे, यही प्रॉब्लम है ना। तो ये काम करो, ये ले लो रिलीफ, बाकी का तो दे दो। बात समझ आई, हुआ क्या आपके साथ, क्या हुआ, पूरे 1 लाख रुपए गए। ये एक्चुअली में यही हो रहा है। आपने बोला सर ये तो गलत बात है, 1 लाख कमाए उसके सामने आप 1,64,250 इतना सारा टैक्स मांग रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो अनफेयर हो जाएगा, वैसे कैसे कर सकते हैं, आप एक काम करो, ऊपर के 64,250 है ना माफ़ कर दिए। तो इन शॉर्ट ऊपर का जो 1 लाख आपने कमाया वो पूरा 1 लाख गए। बात समझ आई, ये भी अनफेयर ही है देखा जाए तो। अरे 1 लाख के सामने पूरा 1 लाख ले गए, मतलब 100% टैक्स लग गया आप पे और आपको पता भी नहीं चला। मैक्सिमम स्लैब रेट ही 30% का है, आइडियली यहाँ पे 30% ही लगना चाहिए था। ऊपर के 1 लाख पे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 ही लिया जाना चाहिए था, बाकी का आपको रिलीफ मिलना चाहिए था, बट ऐसा किया नहीं। उन्होंने किया क्या, इतना ही रिलीफ दिया। अब मार्जिनल रिलीफ को अगर आप लॉजिकली समझो तो बात ऐसी है, 1 लाख कमाया उसके सामने इतना टैक्स तो भरूंगा नहीं, मैक्सिमम 1 लाख ही दूंगा, बाकी का अमाउंट रिलीफ के तौर पे मिल जाएगा, और 1 लाख रुपीज़ जो है वो तो पूरे गए, ये चीज़ है। अब इसको अगर आप फॉर्मूला वाइज जाओ, सर फॉर्मूला के हिसाब से कैसे याद रखते हैं, तो फिर इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, फॉर्मूला जैसा बनाने का, माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, हाँ इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, जो डिफरेंस का अमाउंट आया, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये क्या है रिलीफ, अगर ये नेगेटिव है तो भाई कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर्मूला वाइज मैंने इसको समराइज कर दिया, एग्जाम में बार बार सोचने में भी टाइम जाता है। पॉजिटिव आया मतलब रिलीफ मिलेगा, नेगेटिव आया मतलब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा है, अगर मैं इसके हिसाब से इसको सेट करूँ तो चीज़ आपको वैसे दिखेगी। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी 1,64,250, इंक्रीमेंटल इनकम कितनी कमाई थी आपने 1 लाख, समझ आ रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा हूँ। डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब रिलीफ, पॉइंट क्लियर हो। नेगेटिव आ रहा होता तो कोई नुकसान है ही नहीं ना, 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी है और टैक्स बढ़ा 80,000 रुपये, क्या कंप्लेंट लेके जाओगे गवर्नमेंट के पास, वो जो कमाया उसी में से देना है। सर पर 80% हो रहा है, जेब से जा रहा है क्या एक्स्ट्रा कुछ नहीं सर, तो करो, समझ आ रहा है। तो अगर ये अमाउंट नेगेटिव आएगा उसका मतलब ये है कि टैक्स कम मांग रहे हैं, कमाई ज़्यादा है, तो फिर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर टैक्स ज़्यादा मांग रहे हैं और कमाई कम है, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलना चाहिए, और रिलीफ भी एकदम मार्जिनल दे रहे हैं, थोड़ा सा, पूरे 1 लाख तो आपके जा ही रहे हैं। अब बात समझ आई, क्लियर हो, चलो देखिए
अब इसको आगे कंक्लूड कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लो। ये वाला अपना कैलकुलेशन था ना, 51 लाख रुपीस की टोटल इनकम वाला, स्लैब रेट लगाया, इतना अमाउंट आया, सरचार्ज लगाया, इतनी लायबिलिटी है। रिलीफ कहाँ से मिलेगा? लायबिलिटी में से ही मिलेगा ना। अभी रिलीफ का अमाउंट हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना है? 64,250, वो रिलीफ यहाँ से देता हूँ। बचेगा कितना होगा? ₹14,12,500 यही बच रहा है। ये तो पे करना पड़ेगा ना, और कुछ बार्गेनिंग पॉसिबल है? ये तो देना ही पड़ेगा। देखो हुआ वही, अगर 50 लाख रुपए कमाए होते तो इतना भरना पड़ता। 51 लाख कमा लिए, रिलीफ के बाद कितना भरना पड़ रहा है? इतना। दोनों का डिफरेंस दे 1 लाख। ये कौन सा 1 लाख है पता है? जो आपने एक्स्ट्रा कमाया, मतलब वो 1 लाख तो सरकार पूरा ले गई। ये भी अनफेयर ही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो है अभी यही प्रैक्टिकली ये चीज़ ऐसे काम करती है। पूरा समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? क्लियर हुआ? 2-3 सम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि शुरू कैसे करना है, पहले क्या गिनना है, बाद में क्या गिनना है, तो जाके समझ आएगा। अभी थोड़ा ऐसे खिचड़ी हो गया होगा अंदर कि हाँ इंडिविजुअली सब समझ आया, बट मैं अप्रोच कैसे करूँ इंडिविजुअली। आप खुद अगर सम कर रहे हो तो आपका अप्रोच कैसे होगा? एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, वापस से सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नया ही सम देख लेते हैं। मैं नंबर थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, बहुत रेंज के बाहर जाऊंगा ना तो फिर शायद रिलीफ का अमाउंट नहीं भी है। वैसा मैं ज़्यादा नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा अमाउंट चेंज नहीं कर रहा हूँ। टोटल इनकम इज 51,50,000। हाँ उस पॉइंट में भी जाएंगे, वो अगला एग्जाम्पल दूंगा, वो पॉइंट भी आएगा। पहले एक बार ये बेसिक वाला करवा रहा हूँ। टोटल इनकम 51,50,000 ये है, और आपको पता है कि इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अब मेरे साथ स्टार्टिंग से आप समझ लो कि कैसे अप्रोच करना है। आप पहले लिखोगे बाद में तो चलेगा, लेकिन अप्रोच कैसे करना है, आप ये सम कर रहे हो तो शुरू कैसे करेंगे, तो वो आप स्टेप समझ लो। सबसे पहले तो आपको इसी के ऊपर स्लैब रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करना है, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अपन करते हैं, कुछ भी नया नहीं। तो स्लैब रेट के हिसाब से हम जाएंगे तो 0 to 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 10 लाख की जो रेंज है उसमें 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 10 लाख से ऊपर 51.5 लाख तक 30%। ये जो आपका ब्लॉक है दिस इज 41.5 लाख। 41.5 लाख पे 30% मतलब कितना होगा? 12,45,000। इसको प्लस कर लो, 57,500 सही, ये अमाउंट आ रहा है। तो हमने स्लैब रेट लगा लिया। अब आपको पता है कि जो आपकी कमाई है ना, ये चेक पॉइंट से ऊपर है। चेक पॉइंट है 50 लाख, 50 लाख से ऊपर है तो इस पर सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज का रेट आप जानते हो 10%, समझ आ गया? दिस इज 1,35,750, करेक्ट? प्लस करो इसको, क्या बन रहा है बताओ? 14,93,250। बोलो, टैक्स लायबिलिटी विद सरचार्ज समझ में आ गई? तो ये आपने फर्स्ट पार्ट गिन लिया अपना सम का, यहाँ पे कंप्लीट है। अब कंपैरिजन करने के लिए आपको चेक पॉइंट पे गिनना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। चेक पॉइंट है आपका 50 लाख। स्टोरी वहीं से इवॉल्व हो रही है कि अगर एग्जैक्ट 50 लाख रुपए टोटल इनकम होती तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ये हो जाएगा 12 लाख, है ना? 10 लाख से लेके 50 लाख, मतलब 40 लाख पे 30%, कितना होगा? 12 लाख। ठीक है, टोटल करो इसको, 13,12,500। सरचार्ज कुछ आएगा क्या? सरचार्ज तो 0, तो टोटल टैक्स एज पर द स्लैब रेट विल बी 13,12,500। अब यहाँ से मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट शुरू होता है कि भाई रिलीफ मिलेगा या नहीं, वो चेक कैसे करें। तो देखो फॉर्मूला से जाओगे ना तो बार बार आपको कंसेप्ट सोचना नहीं पड़ेगा। 10 सम प्रैक्टिस करने के बाद आपका वो फ्लो आ जाएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटा नहीं रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जो किया है उसके बेसिस पे मैंने ही बनाया कि ऐसे ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं है। हमने लॉजिक ये देखा कि भाई 1 लाख रुपए की कमाई या 1.5 लाख रुपए की कमाई बढ़ रही है यहाँ पे, तो टैक्स लायबिलिटी में कितना फर्क आ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो फॉर्मूला में मैंने आपको ऐसे बोला, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस
इंक्रीमेंटल इनकम, ये किया हमने। सेम चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी है, कहाँ से मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, देखो डिफरेंस निकालो इसका। 1,80,000 सबका आ रहा है ये। इतना टैक्स आपका बढ़ गया, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। और कमाई कितनी बढ़ी, 1,50,000। एग्जाम्पल 1,50,000 हो रहा है, 51,50,000, 1.5 लाख की कमाई बढ़ गई। 1.5 लाख की कमाई बढ़ी, 1,80,000 रुपये टैक्स दोगे, ज़्यादा नहीं हो गया ये। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गन पॉइंट पे भी कोई टैक्स मांगेगा तो मैं उतना दूंगा ना जितना मैंने कमाया है। उससे ऊपर मांगेगा तो भाई गोली मार दे, जाने दे, और पैसे कहाँ से ला के देंगे, खत्म हो गई बात। ये डिफरेंस निकालो, देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है 30,750। मैंने बोला अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिलीफ है। नेगेटिव आने का मतलब ये था कि आपका टैक्स कम है और कमाई ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे 120 होता, 1,20,000, तो 1,20,000 टैक्स बढ़ा है पर कमाई तो 1,50,000 हुई है ना एक्स्ट्रा, तो उसमें से 1,20 तो दिया जा सकता है, फिर क्या का रिलीफ चाहिए आपको। तो आप जब इस फॉर्मेट में लिखते हो और आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने का मतलब कि आपकी कमाई ज़्यादा है और टैक्स उसी में से एक हिस्सा मांगा जा रहा है, पूरा या उससे ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है, तो रिलीफ की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जितना कमाया है उससे ज़्यादा टैक्स मांगा जाए तो भाई ऊपर का रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ तक स्टोरी क्लियर। तो हमने अप्रोच कैसे किया, जो हमारा एक्चुअल टोटल इनकम थी उस पर पहले टैक्स गिना, चेक पॉइंट पे टैक्स गिना, फिर रिलीफ निकाला। अगर रिलीफ आया है तो रिलीफ मिलना भी तो चाहिए। रिलीफ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा या 50 लाख वाले में से। रिलीफ कहाँ से मिलेगा, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, कंपैरिजन के लिए ना, अपना तो डेटा ये वाला है ना, रिलीफ तो इसी में से क्लेम करोगे। अब जो रिलीफ वाला पार्ट है वो आप यहाँ से क्लेम करोगे, इसमें से लेस कर लो। मार्जिनल रिलीफ तो आपने गिना 30,750 माइनस के कितना बचा, 14,62,500 ये आ रहा है, समझ आया। अब अगर आप इन दोनों कंपेयर करोगे ना, आपका आंसर टैली होगा, क्योंकि रिलीफ मिला है ना, ऊपर का 1.5 लाख पूरा ले गए होंगे, वही पॉइंट है। इसका और इसका डिफरेंस देख लो, 1,50,000 होगा, आने वाला है, ये रहा है 1,50,000। इन शॉर्ट वही हुआ ना, जितना आपने सरप्लस कमाया सारा ले गए, उसके ऊपर का रिलीफ दे दिया, कोई क्वेरी यहाँ तक क्लियर। ये सब करने के बाद भी नहीं है आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है। एक और पॉइंट ऐड करना है, बोले खत्म ही नहीं हो रहा है, नया नया आता ही रहता है। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनली आती है, जैसे ये आ रही है, उसमें लास्ट में आपको देना होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। खत्म नहीं हो रहा है तो और भी कुछ करना है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप प्लस करो, फिर जो फाइनल आएगा वो आपका आंसर, उतना पे करना है। और अगर लास्ट में 0 डिजिट ना हो तो 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। टोटली बता दो ना एक बार कितना आ रहा है एग्जैक्ट, 15,21,000 ये आपका आंसर। खत्म, ऐसे गिनना है। अब ये है मार्जिनल रिलीफ। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो, क्लियर हो रहा है। अब ये चीज़ है ना, मैं आपको लर्न करवा के नहीं बेच सकता कि 50 लाख से इतना ऊपर जाए तब तक मार्जिनल रिलीफ आता है, फिर उसके बाद नहीं आता है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज फिर जब वो असेसी का एज ग्रुप चेंज होगा ना, तो स्लैब रेट चेंज होगा, स्लैब रेट चेंज होगा तो और नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो कितना रट के जाओगे, कितने कॉम्बिनेशन याद करके जाओगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको नंबर वाइज याद कर लो, लॉजिक ही समझना पड़ेगा। देखो जिसको लॉजिक आता है वो कोई भी सम गिन के आ जाएगा। मैं सम रटा के भेजूंगा और कुछ तीसरा आ गया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, टोटली ब्लैंक हो जाओगे, मालूम ही नहीं क्या करना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने का मेथड पता होना चाहिए, नंबर में कुछ भी आ जाए फिर आप सॉल्व करके आ सकते हो। प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगाने बैठ जाना कि सर गिन के देख लेता हूँ 20-20, 25-25 हज़ार अमाउंट बढ़ा के 52 लाख तक जाता हूँ, 53 तक जाता हूँ, एक पॉइंट तो आएगा जब रिलीफ 0 आ जाएगा, याद कर लूँगा, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अभी पहला चेक पॉइंट आया, ऐसे और भी चेक पॉइंट्स आएंगे वैसा। अब देखो रिलीफ की बात क्यों आई, क्योंकि सरचार्ज आया। अगर सरचार्ज नहीं होता तो रिलीफ की ज़रूरत ही नहीं, सरचार्ज की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पहले तो आपको ये बात समझनी है। तो जिस सम में टोटल इनकम 50 लाख से थोड़ी ऊपर जाएगी, वहाँ इम्प्लाइड है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे रिलीफ चेक करना है। सम में ऐसा लिख के नहीं देंगे बेटा पहले स्लैब रेट गिनो, फिर सरचार्ज लगाना, फिर ऐसे रिलीफ गिनना,
फिर उसको 4% सेस लगाना, फिर राउंड ऑफ करना, वो सब थोड़ी बताएंगे, वो तो सिखाया हुआ है। सीधा क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो आपको ये सब स्टेप्स जो है वो खुद ध्यान में रखने, कहाँ क्या एप्लीकेबल है आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो पॉइंट है ना सरचार्ज वाला, देखो सरचार्ज के अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, एक चेक पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये देखो ये सारे सरचार्ज के चेक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 25% और यहाँ पे 37%। तो चलता रहेगा, तो कोई डेडलाइन तो है, कितना भी कमा लो फिर वैसा है। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये है सारे आपके चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि इनके राइट साइड जाते ही सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है। एग्जैक्ट 50 लाख पे 0, 51 लाख पे 10%, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ 2 लाख पे 15%, एग्जैक्ट 2 करोड़ पे 15%, 2 करोड़ 2 लाख पे 25%, एग्जैक्ट 5 करोड़ पे 25, 5 करोड़ 5 लाख पे 37। तो आप जैसे ही चेक पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ोगे सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा, एंड देयर अराइजेज अ नीड टू चेक कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो अवेलेबल है या नहीं। बात समझ आ रही? अब मैंने जो अभी आपको कैलकुलेट कराया सम, ये आपको समझ में आया? इसमें कुछ पूछना, अप्रोच पता चला? बोलो। नहीं, वो इंक्लूडेड है। टैक्स लायबिलिटी अगर आपको फाइनली डिटरमाइन करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऐसा है वो बाय डिफॉल्ट है, साथ में आने ही वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा। कोई भी केस में आपकी इनकम 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, आप सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो, कुछ भी है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ आ रही है ना, तो सब कुछ गिनने के बाद लास्ट में 4% आपको बाई डिफॉल्ट जोड़ना ही होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ये हेल्थ केयर और एजुकेशन में काम आता है। अब कहाँ काम आता है, आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन इस नाम से लिया जाता है। ठीक है, वैसा तो हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए सरकार इस पैसे को यूज़ करती है एज अ सेस या एडिशनल ड्यूटी, इसको लगाया जाता है। बात समझे? ये कैलकुलेशन में कुछ कन्फ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि अगला सम फिर आपको ही करना है। समझ में आ गया? क्लियर है पूरा? तो नेक्स्ट सम जो है वो आपको सेम इसी तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको डेटा दे देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, आप साथ में देख के भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल इनकम जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 करोड़ 2 लाख। ये है आपका नया क्वेश्चन। आपको अगर ये पहले लिखना है, पूरा लिख के सॉल्व करना है कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेशन सही बनना चाहिए। देख लो।
बोलो सॉल्व हो रहा है। ये वाला नोट कर रहे हो या नया वाला स्टार्ट किया? नया वाला स्टार्ट किया सबने? 1 करोड़ 2 लाख वाला। ठीक है, 1 करोड़ 2 लाख। तो पहले इस पे स्लैब रेट लगा के आप कैलकुलेशन कर रहे हो। कितना हो रहा है? 27 सरचार्ज आएगा यहाँ पे? कितना रेट आएगा सरचार्ज? 15% आएगा। 43,875। ज़्यादा होगा 44 लाख। हाँ 4 लाख 4,30,875। टोटल 33 लाख 3,375। ये सब कहाँ आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है पूरा? अब चेक पॉइंट कौन सा लेंगे? 50 लाख वाला लेंगे, 1 करोड़ वाला? नियरेस्ट चेक पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ की टोटल इनकम के ऊपर काउंट करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी में कितना फर्क है। ये सब तो सेम। यहाँ पे 90 लाख पे होगा 30%, कितना हो जाएगा? 27 लाख होगा। 1 करोड़ तक ही जाना है अपने को। टोटल हो गया 28,12,500। ठीक है, अब सरचार्ज आएगा इस पे? नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। एग्जैक्ट 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज है? बोलो, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे सरचार्ज है कि नहीं है ना? कितना? 10%। अब ये यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है। पिछले वाले केस में जब 50 लाख का चेक पॉइंट था ना, तो यहाँ सरचार्ज नहीं था, यहाँ सरचार्ज था। 1 करोड़ के चेक पॉइंट पे यहाँ 10% और यहाँ 15%, तो 10% तो लगेगा ना एग्जैक्ट 1 करोड़ पे। ठीक है, वो तो लगने ही वाला, तो वो भूलना नहीं है, वो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आएगा 10% सरचार्ज। प्लस करके बताओ कितना हो रहा है विद सरचार्ज? 43,750। यहाँ तक आ रहा है समझ में? वही चल रहा है फ्लो जैसा अपन देख रहे हैं। अब क्योंकि इनकम 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ के चेक पॉइंट के आसपास है, तो एक बार रिलीफ चेक कर लेते हैं। नियर बाई होता है ना, एकदम पास में, तो चेक करना चाहिए। अब 1 से 2 करोड़ की रेंज है, 1 करोड़ 40 लाख की इनकम है सपोज, तो शायद ज़रूरत ना पड़े, बहुत दूर हो जाता है। लेकिन जो नियर बाई पॉइंट होता है ना, उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंक्रीमेंटल इनकम से ज़्यादा टैक्स लग जाता है, तो रिलीफ चेक करना नेसेसरी हो जाता है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो मार्जिनल रिलीफ अगर आप चेक कर रहे हो, तो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, ये हमने देखा। यहाँ इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कैसे पता चलेगी? यहाँ से यहाँ तक कितना अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस निकालो इसका। 2,09,625 ये आ रहा है। और इंक्रीमेंटल इनकम कितनी आ रही है? 2 लाख। डिफरेंस तो कितना क्लोज आया रिलीफ का अमाउंट? कुछ गलत तो नहीं गिना है, सब सही आया। ये सही रिलीफ आया ना, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिलीफ है। रिलीफ मिलता कहाँ से? अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी में से। ये तो हाइपोथेटिकल केस है, तो यहाँ से आपको रिलीफ जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। 9625 देखो क्या बचता है,
93,700 आए। देखो इसका अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो आपको 2 लाख रुपए दिखेगा, वही 2 लाख है, एक्स्ट्रा कमाया पूरा ले गए, समझ आ रहा है? तो सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एंड नहीं होता, 4% हेल्थ है एजुकेशन सेस, 4% जोड़ के देखिए जो अमाउंट बनता है कितना है, टोटल बता दो। 3425 500 ये आ रहा, 34,25,500 आ रहा। दिस इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। रिलीफ भी मिल गया पूरा, सरचार्ज भी लग गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो भी आपने पे कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब थोड़ा बहुत बैठा होगा दिमाग में फ्लो कैसा जा रहा है, और भी सम प्रैक्टिस करेंगे अभी, आज भले ये टॉपिक पे ही ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि एक बार ग्रिप आने के लिए 4-5 सम सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर आपका सम्स का फ्लो आ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाना, प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बोलो, पूछना है कुछ? अब अगला सम जो है वो आपको ही सॉल्व करना है। अमाउंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आपका एक कुछ लिखना बाकी सब बोले। ₹2,25,00,000 2.25 CR वो अपना रेसिडेंट इंडिविजुअल नॉर्मल एज ग्रुप बिलो 60। अगर ये है तो इसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी वो आपको गिनना है। सब कुछ स्लैब रेट, सरचार्ज, रिलीफ, सेस सब कुछ एप्लीकेबल है। जो भी कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं आपको सारे लगा के देखने पड़ेंगे। ट्राई करो तो बताओ।
हुआ कैलकुलेट? बोलो हो गया तो फिर वैल्यूज बता दो। 2,25,00,000 में इस पर टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज कितना अमाउंट आ रहा है? बिफोर सरचार्ज 65,62,500। सरचार्ज कितना लगेगा इसमें? 25%। तो सरचार्ज मिला के टोटल कितना बन रहा है ये? 125। सही है, यहाँ तक सबका है 82,03,125 इंक्लूडिंग सरचार्ज। कंपेयर किससे करेंगे? चेक पॉइंट से। इसके पहले वाला नियरेस्ट चेक पॉइंट कौन सा है? 2 CR। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है बिफोर सरचार्ज? 58,12,500। ये आया सबका, नंबर्स मैच हो रहे। अब इस पे लगेगा सरचार्ज 15%। वो मिला के टोटल कितना हो रहा है? 66,84,374। यहाँ तक कोई क्वेरी? सेम फ्लो में चल रहा है। अब अगर रिलीफ चेक करना है, वैसे बहुत डिस्टेंस है, स्टिल एक बार हम चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ डिफरेंस तो दिख रहा है। आप मार्जिनल रिलीफ निकालने जाओगे, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कितना बढ़ गया आपका यहाँ से यहाँ तक आते आते, डिफरेंस देखो। ये टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम 25 लाख। आपके पास हाँ 81,250 नेगेटिव आ रहा है ना। 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया आपने 2 लाख से, 2 करोड़ से ऊपर,
और आपको 15 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ रहा है, तो उतना तो दे सकते हैं ना, 25 में से तो देना है, सरप्लस तो जा नहीं रहा। देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझ आई, यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान रखना। अब क्योंकि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आंसर तो कंप्लीट कर ले। जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही थी कुछ माइनस तो होगा ही नहीं, खत्म, नो रिलीफ, तो क्या लग जाएगा सीधा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है। बोलो, अब बात समझ आ रही? इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो चेक पॉइंट का क्या रोल है वो आपको समझ आ गया होगा। अब यही 2 करोड़ से पास में होता, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 7 लाख, तो पूरी चांसेस थे कि रिलीफ आता। 2 करोड़ से काफ़ी दूर हो गया 25 लाख, तो देखो रिलीफ नहीं आया। बट मैंने आपको वही बोला, मैं पॉइंट रटवा नहीं सकता हूँ कि 2 करोड़ से इतना ऊपर पे सरचार्ज मार्जिन रिलीफ की तरफ लेके जाएगा और इतने पे नहीं। कितने याद कर लोगे? 4 तो चेक पॉइंट है, 3 टाइप के एज ग्रुप है जिसमें बेसिक एग्जामिशन अलग अलग है, तो 4 × 3 ऐसे 12-15 कॉम्बिनेशन रटने बैठोगे तो खत्म हो गया काम। वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़े और 20 अलग अलग कॉम्बिनेशंस। ईजी क्या है, एक फॉर्मूला गिनने का तरीका आता है, तो 20 कॉम्बिनेशन रट के क्यों जाना है, तो अपने उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये सारा कैलकुलेशन कैसे करना है आपको बता दिया। डन, यहाँ तक समझ आ रहा है? चलो, तो ये मार्जिनल रिलीफ का आपका अप्रोच जो है वो कवर हुआ, और सम्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बट पहले आगे आपको पॉइंट समझा दूँ क्योंकि एक बार के लिए आइडिया आ गया होगा। एक और ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल्स के लिए ही है एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, दैट इज सेक्शन 87 कैपिटल ए, जो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 14 पे। इसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। किसको मिलता है वो खास ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेटा देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि इसमें रिबेट मिलता है। वो लिख के नहीं देंगे क्वेश्चन में कि फाइंड आउट रिबेट एज पर 87 है, वो लिखेंगे फाइंड द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेबल है। ऐसा असेसी जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं, और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। टोटल इनकम कितनी है? अप टू 5 लाख रुपीज़। तो मिडिल क्लास या उस तरीके से लोअर मिडिल क्लास असेसी वाली कैटेगरी में काउंट कर लो, 5 लाख रुपए से ऊपर टोटल इनकम नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो उसको उसकी टैक्स लायबिलिटी में डिस्काउंट मिलता है। अब अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है, मान लो आप इनकम अज्यूम कर लो, कुछ डेटा ले लेते हैं, 4,50,000 ये है टोटल इनकम। और देखो 2.5 करोड़ गिनने के बाद ये ऐसा लगता है क्या है, कोई इनकम अभी गिनने 2 करोड़ 25 लाख, 4,50,000, बट इनकम तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओ तो 0 to 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं आएगा, 2.5 से 4.5 लाख पे जाना पड़ेगा। सेकेंड स्लैब में खत्म हो गया। इसमें कितना है? 5% है ना, 2 लाख का गैप, उस पर 5%, कितना हो गया? 10,000। बस टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000। अब 87A ऐसा बोलता है कि रिबेट मिलेगा अप टू ₹12,500, अप टू 12,500 रुपये का रिबेट या डिस्काउंट मिलेगा। आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 10,000। 12,500 रुपये तक का डिस्काउंट है, तो 10,000 पूरा ही माइनस हो गया ना। इसमें से मान लो 12,500 डिस्काउंट लेने जाओगे तो देना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। अच्छा, इस पे 4% सेस कितना आएगा? 0 पे 4%। वो आदत पड़ जाती है, कुछ भी बोलो तुरंत गिनने वाले, पहले ये चलाना है ना, कैलकुलेटर बाद में चलाना है। 0 पे 4% लगा के देखो, 0 जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। टैक्स लायबिलिटी आपकी फाइनली कितनी हो गई? 0। ये जो है ना 12,500, जिसमें सेक्शन में अप टू बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने ऐसा अप टू करके नहीं लिखा है। उन्होंने पता सेक्शन में ड्राफ्टिंग कैसे की है, बोला 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, ऐसे लिखा है। सिंपल भाषा में बोलने का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट 12,500 रुपये का मिलेगा। ये ऐसे लिखा क्यों? सीधा लिख देते हैं रिबेट 12,500, ईजी हो जाता अपने लिए। पर पता क्या होता, अगर ऐसा लिखा होता ना, इस केस में आप कैशबैक मांगने चले जाते हैं। सर मेरा तो टैक्स 10,000 ही बन रहा है, डिस्काउंट तो 12,500 है, तो ऊपर के 2,500 वापस लाओ।
सरकार टैक्स चुका रही होती है लोगों को। जो लोग 5 लाख रुपए तक या उससे नीचे की इनकम क्लेम करते हैं ना, सबको कैशबैक मिलता है। उन्होंने बोला भाई हम कैशबैक थोड़ी बांट रहे हैं, हम बोल रहे हैं 12,500 रुपये तक का अगर कोई टैक्स आपका आता है तो आप उसमें जितना आपका टैक्स आता है माफ़ कर दो। तो लिखा कैसे, 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 10,000। इसका 100% कितना होता है, 10,000। 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, उतना ही रिबेट आपको मिलेगा। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली में आपको जो रिबेट मिलेगा ना यहाँ पे, उसमें ऐसे 10,000 ही लिखेंगे। समझ आए? तो नेट अमाउंट पेएबल 0। अब पता है क्या होता है, इस हिसाब से अगर आप किसी की टोटल इनकम एग्जैक्ट 5 लाख मान लो, जैसे अपन ने 4.5 मानी ना, एग्जैक्ट 5 लाख पे जो टैक्स लायबिलिटी आती है कितनी आती है, 12,500। तो अपन कब से गिन तो रहे थे, 0, 12,500, 1 लाख है ना, तो 12,500 आती है और उसमें रिबेट कितना मिलता है, 12,500। पेएबल कितना, 0। तो 5 लाख रुपए तक की कमाई पे जो टैक्स 0 हो जाता है वो इसकी वजह से होता है, रिबेट की वजह से। बट अगर आपकी कमाई 5,10,000 है तो ये सेक्शन का फायदा मिलेगा। अब देखो उसका इफेक्ट देखो, टोटल इनकम 5,10,000 रुपीज, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया ना, 5 लाख से सिर्फ 10,000 ऊपर किया है। 0 to 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 to 5 लाख पे 12,500, 5 लाख से 5,10,000 पे 20%, 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। ये कितना हो गया, 14,500। बात समझ आई? अब यहाँ पे रिबेट मिलेगा क्या, तो ये तो पूरा भरना ही पड़ेगा। इस पे आ जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर जो भी अमाउंट बनेगा वो। तो देखो 5 लाख रुपए की इनकम दिखाने पे 0 टैक्स, 5,10,000 दिखाने पे 15,000 रुपये टैक्स। समझ आ रहा है? इसलिए सब लोगों की इनकम 4,90,000 पे रुक जाती है। थोड़ी बढ़ा के दिखा तो टैक्स आपका बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, 5 लाख के आसपास वाले जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि लीगली या इलीगली 5 लाख के अंदर चले जाए तो टैक्स 0 हो जाएगा। सोचो 10,000 ऊपर कमाया, 15,000 चले गए, इसे 10,000 कम दिखा देता है, पूरे ही बच जाते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे कैलकुलेशन करना ये चीज़। तो अप टू 5 लाख जो है ना रिबेट मिलता है, 5 लाख से ऊपर रिबेट नहीं मिलता है। तो 87A जो सेक्शन है वो आपके सामने है, ये दिस इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। HUF, AOP, BOI कंपनी किसी को नहीं मिलता, एकदम लिमिटेड केस है। ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। बस आई बात समझ क्लियर? तो ये देख लो, इसकी थियरी आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगी और उसमें जो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन है वो आपके सामने। कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। कंप्लीट क्लियर हो रहा है? 5,01,000 भी होगी ना इनकम, गया रिबेट से बाहर। 4,99,990 चलेगा, एग्जैक्ट 5 लाख भी चलेगा, एक्सीड नहीं होनी चाहिए 5 लाख। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट है 87A। अब देखो इंडिविजुअल्स को लेके हमने जो देखा स्लैब रेट, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट। पर आप ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती। देखो अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ टोटल इनकम का, तो जिस टोटल इनकम पे सरचार्ज लगता है उस पे मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जिस टोटल इनकम पे सरचार्ज लगता है क्या उस पे रिबेट मिल सकता है? 87A पॉसिबल है। रेंज ही अलग है दोनों। ये शुरू होता है 50 लाख से ऊपर, ये खत्म हो जाता है 5 लाख पे। तो जो एसएससी 5 लाख रुपए तक ही कमाता है, ठीक है, टोटल इनकम जो है जिसकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उसी के केस में आ सकता है 87A। और उसके केस में सरचार्ज कभी नहीं आ सकता, क्योंकि सरचार्ज तो शुरू होता है 50 लाख के बाद। तो जो इनकम रेंज है ना टोटली डिफरेंट है। ऐसे बताता हूँ, 0, 5 लाख, 50 लाख एंड अबव, ऐसे मान लो। इस रेंज में लगता है 87A, यहाँ पे कुछ नहीं, और इस रेंज पे लगता है सरचार्ज। तो सरचार्ज लग रहा है यहाँ पे, सरचार्ज यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे नहीं लग सकता। 87A सिर्फ इधर लगता है, यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे नहीं लग सकता। ये दोनों कभी साथ में नहीं लग सकते। लेकिन जहाँ सरचार्ज आता है दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। चेक तो करना ही पड़ता है, क्या पता मिल रहा है वो चेक पॉइंट के नियर बाई होगा। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा टोटल इनकम का नंबर 5 लाख से नीचे हो तो ये मत भूलना, 50 लाख से ऊपर हो तो इनको मत भूलना। सरचार्ज आते ही रिलीफ की बात याद आ जानी चाहिए एक बार के लिए, समझ आ रहा है? तो ये क्लैरिटी होगी ना तो आप भूलोगे नहीं, तो अदरवाइज सब दिमाग में मिक्स है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोरिलेट हो ही नहीं रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, तो समझ में नहीं आया।
पता चला ये क्लियर है। तो 87A जो है आपका वो भी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसमें नीचे ना जो बाकी कंडीशंस लिखी है ना सेकंड पॉइंट में, इंपॉर्टेंट नोट में 2 पॉइंट है ना, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो अभी आपको नहीं समझ आएगा। रीज़न बीइंग उसमें एक सेक्शन दिखेगा 115 BAC, वो सेक्शन अभी पढ़ाना बाकी है। स्पेशल स्कीम वो आगे जब पूरा हेड्स ऑफ इनकम सब कंप्लीट हो जाएगा तभी समझाऊंगा, अभी मतलब नहीं उसको समझने का वैसा। और जो इम्पोर्टेंट नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें एक कंडीशन लिखी है, रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A। वो एक स्पेशल पॉइंट है, उसको से हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल दो। आगे जाके कैपिटल गेन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें ये बात आएगी तब रिलेट कराऊंगा। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है शेयर्स, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सबको बेच के होने वाला प्रॉफिट है। अगर वो आप प्रॉपर्टी बहुत साल से होल्ड कर रहे थे तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका सेक्शन है 112 कैपिटल A। अगर उस सेक्शन में आपका LTCG आया है तो आपको उसके सामने 87A का रिबेट नहीं मिलता, बाकी की इनकम के सामने ही मिल सकता है। दोनों को अलग अलग देना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि उसमें फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, 10%, 12.5%, 15%, 20% ऐसे रेट है, इसीलिए तो एक स्पेशल केस है। अभी नहीं समझ आएगा, कैपिटल गेन तो पढ़ा नहीं, उस हेड में जाएंगे तो वहाँ पे बात आपको रिलेट होगी। बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सम में आंसर में डिफरेंस आ जाता है। मॉड्यूल में कुछ सम्स में इस पॉइंट का यूज़ होता है सम्स में, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। तो 87A अपना इसके साथ यहाँ पे है कंप्लीट। कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ, डन यहाँ तक समझ आया? तो इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, AJP वाला पूरा पार्ट यहाँ पे हुआ कंप्लीट। और जो इसके साथ सरचार्ज देखना था, रिलीफ देखना था, 87A का रिबेट देखना था, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे बात कर चुके हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में लगता है बिफोर राउंडिंग ऑफ। तो आपका सरचार्ज, रिलीफ, रिबेट जो कुछ भी है वो सब हिसाब कर लो। उसके बाद लास्ट में फॉर्मेलिटी सब में लगा देनी 4%, और उसके बाद वो 10 रुपीज़ के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। सीक्वेंस गड़बड़ मत कर देना, ऊपर नीचे कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा। स्लैब रेट, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद राउंडिंग ऑफ। और अदरवाइज है तो भाई स्लैब रेट, 87A का रिबेट मिलते इनकम जीरो हो जाती है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कोई मतलब नहीं बनता। आइए स्टोरी समझ में क्लियर हो। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो गए। आगे देख लेते हैं। टेक्निकल वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया है, बिकॉज स्लैब रेट्स ही थे जिसमें आपको स्टेप वाइज आना पड़ता था। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसी पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसी है आपका पार्टनरशिप फॉर्म, LLP एंड लोकल अथॉरिटी। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स या फिर लोकल अथॉरिटीज़ की। अब इसमें पेज 12 पे सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि स्लैब रेट हट चुका है, अब लगता है फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। एक ही रेट है 30%, गिनने में आसान है, भरने में महंगा पड़ता है वैसे, ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और उसका नेट प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए, तो 30% टैक्स 60,000, सीधा फ्लैट 30%, कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं, कोई इंक्रीजिंग स्लैब नहीं, सीधा 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स। ये पार्टनरशिप फॉर्म पे लगने वाला टैक्स रेट है, बहुत हैवी और बहुत महंगा पड़ता है। 1 लाख रुपए नॉमिनल प्रॉफिट दिखाया पूरे साल का, 30,000 रुपये टैक्स, क्या बचेगा? 30,000 रुपये टैक्स ले जाओगे 1 लाख के प्रॉफिट में से, तो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर में बटेगा भी तो सही, तो एक पार्टनर के हाथ में क्या आएगा, वैसा हो जाता है, तो थोड़ा महंगा है। LLP में भी सेम है, लोकल अथॉरिटी वाले केस में या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ऐसी और कोई अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी, तो उनके लिए भी सेम रेट ऑफ टैक्स है वैसा है। अब यहाँ पे 30% फ्लैट रेट के साथ साथ सरचार्ज का कंसेप्ट भी है।
सरचार्ज के कंसेप्ट में भी सिंगल रेट है तो अच्छा है। यहाँ पे तो पूरा स्लैब बना दिया, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5, 5 से ऊपर। यहाँ ऐसा नहीं है, सिंपल बोला 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपका जो है 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उसमें आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर 12% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा, सिंगल रेट। 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज है, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं, ऐसा। अब अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। मान लो टोटल इनकम एक पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबल इनकम जो है दैट इज 1.2 करोड़, 1.2 CR बोला टैक्स लायबिलिटी के लिए, तो बहुत ही ईजी हो गया, सीधा 30%। और कुछ दिमाग तो लगाना नहीं। ये कितना हो जाएगा? 36 लाख रुपीस। ये हो गया आपका टैक्स का अमाउंट, खत्म, कोई स्लैब वाला पार्ट नहीं। अब सरचार्ज लगेगा या नहीं, कैसे डिपेंड करता है? ये 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज का रेट कितना बोला है? 12%। 12% सरचार्ज तो हमेशा टैक्स लायबिलिटी पे ही लगता है, तो इस पे लगेगा 12%। 36 लाख का 12% कितना होता है? 432 प्लस कर ये हो गया 40 लाख 32,000। अब इसमें मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट भी अप्लाई होता है, बट अगेन वो रेंज पे डिपेंड करता है कि नंबर कहाँ पे है। अपने केस में चेक पॉइंट एक ही है, 0 to 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर गया तो सरचार्ज आ जाएगा। यहाँ पे सरचार्ज 12%, यहाँ पे सरचार्ज 0। अपने केस में 1.2 CR है, वैसे काफ़ी दूर है। स्टिल एक बार अगर आपको चेक करना हो कि भाई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, रिलीफ गिनने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जो अभी अपन ने इंडिविजुअल्स में देखा, उल्टा उससे ईजी हो जाएगा। चेक पॉइंट 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ पे कितना टैक्स लगेगा? 30%, मतलब 30 लाख। स्लैब तो है ही नहीं, सरचार्ज तो आएगा नहीं। अब सीधा कंपैरिजन कर लो कि भाई 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लग रहा था 30 लाख, 1 करोड़ 20 लाख पर टैक्स लग रहा है 40 लाख, 40 लाख से ऊपर। इनकम कितनी बढ़ी? 20 लाख रुपीस। टैक्स कितना बढ़ रहा है? 10 लाख रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं, विद इन द रेंज है, तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ आने वाला नहीं। आप अच्छे से लिख के भी कैलकुलेट करोगे, रिलीफ आपका नेगेटिव में आएगा, दैट मीन्स कोई रिलीफ की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसके ऊपर भर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो आने वाला है। समझ आ गया? क्लियर? इसको मिलाकर जो आंसर बना आपकी फाइनल लायबिलिटी, तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। इसमें वो 5%, 20%, 30% वो सब झमेला नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन। बोलो, कोई क्वेरी? समझ आ रहा है? तो पार्टनरशिप फॉर्म, LLP और जो लोकल अथॉरिटी है उनमें टैक्स का रेट है फ्लैट 30%। अब नेक्स्ट ऐसी कैटेगरी, अब जल्दी जल्दी कैटेगरी खत्म हो जाएगी। कंपनी, इसमें डिवीजन हो जाएगा इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, दो कैटेगरी। इंडियन कंपनी में फ्लैट रेट 30%, सेम पार्टनरशिप फॉर्म वाला फॉर्मूला। फॉरेन कंपनी में 40% हेवी टैक्स। गूगल, फेसबुक, जितनी भी कंपनीज हैं, अमेजोन, एप्पल, ये सब कंपनीज जो इंडिया, मैकडोनल्ड्स जो भी काम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर 40% का टैक्स रेट जो है वो फ्लैट एप्लीकेबल है, ये बोला हुआ है। अच्छा, सरचार्ज की बात भी कर लेते हैं। सरचार्ज में जो चेक पॉइंट्स हैं 0 to 1 करोड़ एंड देन 10 करोड़, ये चेक पॉइंट्स समझ आए? अच्छा, सरचार्ज के रेट्स में तो क्या किया है, यहाँ पे इंडियन कंपनीज के लिए सरचार्ज है 7% और इसके ऊपर जाते ही 12%। फॉरेन कंपनीज के लिए यहाँ पे सरचार्ज है 2%, यहाँ पे 5%। देखो ऑलरेडी उनका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तो सरचार्ज भी ज़्यादा लगे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो क्या किया, यहाँ पे अपने पे टैक्स कम है ना, तो सरचार्ज ज़्यादा रखा है। यहाँ पे उन पे टैक्स ज़्यादा है तो सरचार्ज कम रखा है। चेक पॉइंट सेम। थोड़ा याद रखने का लॉजिक बता रहा हूँ, तो फिर रेट्स याद कैसे होंगे, अदरवाइज तो कोई और लॉजिक मिलेगा नहीं। तो ये कंपनी वाला केस हो गया, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इस पर पब्लिक प्राइवेट का कोई क्राइटेरिया नहीं, सबके लिए सेम ही है। इंडियन वर्सेज फॉरेन का खाली क्राइटेरिया रहता है, वैसे बोला हुआ। ये सारे रेट्स आपके लिखे हुए हैं। लास्ट में वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और वो सब तो आने ही वाला है, वो तो सब में सेम ही रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। एक उसमें ना ग्रे बॉक्स में नीचे केस दे रखा है, मतलब टर्नओवर वाला ग्रे हाईलाइट किया, थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, लेकिन है वैसे ही। इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर आपकी कंपनी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी, तो आपका टर्नओवर देखा जाएगा ऑफ प्रीवियस ईयर 2021, 5 साल पुराना,
अगर उस साल का आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो इस साल आपको टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। ये जो टैक्स का रेट है डोमेस्टिक कंपनी वाले इंडियन टैक्स का रेट कितना है 30, इसके बदले आपके लिए रेट हो जाएगा 25% डिस्काउंट। किस बेसिस पे? इस साल की कमाई के बेसिस पे नहीं, प्रीवियस ईयर 2021 की कमाई के बेसिस पे। अगर तब का आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं था, टर्नओवर नॉट टोटल इनकम, सेल टर्नओवर का अमाउंट, तो इस साल आपको 5% टैक्स के रेट में डिस्काउंट मिलेगा। ये अभी तक चल रहा है। किस बेसिस पे इन्होंने दिया इनको पता है, आपको कोविड वाले टाइम के हिसाब से चल रहा है क्या है, क्राइटेरिया थोड़ा अजीब है। 5 साल पुराने टर्नओवर के ऊपर आज डिस्काउंट दे रही है, इस साल के टर्नओवर पे देते तो समझ में भी आता है, बट ये हर साल पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है और अपने कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही चल रहा है। नहीं, टर्नओवर 5 साल पुराना देखना है, टैक्स तो इस साल का ही गिन रहे हैं, KY 25-26 में एक ही साल का। हाँ, 5 साल का नहीं, एक ही साल का। 5 साल पुराना टर्नओवर देख के आज का हिसाब कर रहे हैं, तो हिसाब तो आज ही का हो रहा है और ये सेक्शन पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू हो ही रहा है। तो अपने को तो AY 25-26 से ही मतलब है, 24-25 में क्या हुआ अपना काम नहीं है, अगले साल कंटिन्यू करेंगे, बजट में तो अपना यूज़ करेंगे। तो हमारे इस AY में ये पॉइंट एप्लीकेबल है। कई समय मैं इसको यूज़ करवा लूँगा, बाकी उतनी हैवी कंडीशन नहीं। तो ये कंपनी वाला पार्ट भी कंप्लीट। उसके बाद आप देखो पेज 13 पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटे छोटे पॉइंट्स अब जल्दी खत्म हो जाएगी, मेन इंडिविजुअल वाले में टाइम लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में एक तो आपकी 10,000 रुपये तक की इनकम होते ही 10% टैक्स, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं। इन बेचारों के साथ ऐसा क्यों किया पता नहीं। 10,000 रुपये तक, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे ही प्रॉफिट के इंटेंशन से काम नहीं करती। पूरा 10,000 रुपये भी आपने कमा लिया ना तो 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 10,000 से लेके अगर 20,000 के बीच में कमा लिया तो उतने पार्ट पे 20% टैक्स, वो स्लैब रेट हो गया। और 20,000 से ऊपर गया तो 30% टैक्स, अगेन स्लैब रेट हो गया। कोऑपरेटिव वाले बेचारे थोड़ा बहुत क्या कमा ले उन पर टैक्स आ जाता है, तो ये थोड़ा हैवी टैक्सेशन किया हुआ है। इसमें भी सरचार्ज वाला पॉइंट सेम है, 12% 1 करोड़। मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, कॉर्पोरेट कंपनीज में भी अप्लाई होता है। जहाँ सरचार्ज आएगा रिलीफ आने वाला है, फिर वो कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, LLP हो, सब पे ही लगेगा। ठीक है, तो ये सारे रेट्स जो है आपको मैंने बता दिए। 87A हो गया, और क्या बाकी है देखो। लास्ट में एक पॉइंट है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पैकअप ही कर रहे हैं सारे पॉइंट्स पर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसको बोलते हैं MMR। आगे भी डेफिनेशन में भी था, मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था इसी चैप्टर की थियरी में, यहाँ पे फिर से रेट के फॉर्म में लिखा है। इन्होंने बोला मैक्सिमम मार्जिनल रेट में आपको जो भी इंडिविजुअल पे लगने वाले मैक्सिमम रेट्स है वो कंसिडर कर रहे हैं। कहीं डिपार्टमेंट को किसी पे ज़्यादा टैक्स लगाना होता है ना, एज अ पैनल प्रोविजन, इसको यूज़ करते हैं। AOP BOI में यूज़ होता है, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म दिखाते नहीं तो आप पे ज़्यादा टैक्स लगाना हो तो ये यूज़ करते हैं। एक इंडिविजुअल के स्लैब रेट में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना है? स्लैब 30%। उस पर अगर सरचार्ज लगे तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 37%। तो 30% टैक्स रेट प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दिस इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब ये 30 प्लस 37 का 67 मत कर देना, और प्लस 4 71%, ऐसा नहीं है। 30% का 37% ऐसे काउंट करो। आप कैलसी पे गिनोगे तो 30 का 37% ऐसे कितना पड़ेगा? 10 या 11% कुछ हो, 11.1 आ रहा है सबका। 30 का 37% इज 11.1%। फिर ये जो टोटल होगा उसका 4% कितना होगा? 41.1 का 4%, तो यहाँ परसेंटेज मत लो, 41.1 का 4%, या उसमें प्लस 4% कर दो तो भी कैलसी पे आ जाएगा। 41.1 प्लस 4%, ऐसा कुछ आ रहा है? या तो फिर ये गलत होगा, तो फिर ऐसा हो सकता है। ऐसा करो 30 प्लस 37%, कैलसी पे यही है, कितना आ रहा है? 41.1। हाँ आएगा, प्लस 4%, 744 आ रहा है। आना चाहिए, सबकी कैलसी में सेम ही सॉफ्टवेयर होता है।
मोबाइल पे करोगे थोड़ा दिक्कत है। कैलसी लेके आया 42.744 आ रहा है ये। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR। और गिनते हैं ऐसे, बस ये खाली रेट बता रहा हूँ, जहाँ यूज़ होगा बताऊँगा कि एप्लीकेबल है। अभी तो उसे पता होना चाहिए कि रेट में है क्या, और कोई स्टोरी है नहीं। ये भी कंप्लीट है। अब देखें इस चैप्टर में और कुछ बता है। ऐसे तो नहीं है, कैलकुलेशन वाला सारा पार्ट आपको गिनवा दिया, राउंडिंग ऑफ स्लैब रेट सब बता दिया, तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आपको कैलकुलेशंस कुछ जो है वो करके आनी, अभी करनी है बैठ के तो करके जा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो घर से करके आना। मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। मेन मार्जिनल रिलीफ ही आपको कैलकुलेट करना है, उसी की प्रैक्टिस करना है। इंडिविजुअल रेसिडेंट एज बिलो 60, ये देना, नोट कर लेना पहले। ये पहला केस। ये सारे क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल्स को लेके। एज बिलो 60 रेसिडेंट इंडिविजुअल नॉर्मल असेसिंग। कंपनी असेसिंग, वो इम्प्लाइड है, जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ आएगा। कितने क्वेश्चन है? कंपनी वाले 5, इंडिविजुअल वाले 5, टोटल इनकम दे रखी है, जीरोज अच्छे से देख लेना, और ये सारे भी इतने आपको सॉल्व करने, अभी करने तो अभी कर सकते हो, घर से करके आने तो घर से करके आओ। इसके साथ मेरा चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। कल आप ये सॉल्व करके आओगे तो फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे।